प्यारे साथियों नमस्कार। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से आप सबके लिए वीडियो लेकर आ गए यहाँ पर फिजिक्स की, ठीक है ना। फिजिक्स का पूरा मॉडल पेपर आपको सोल्यूशन यहाँ पर करवाने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। क्या बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। और यहाँ से आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेट नंबर 1 है, 346 एक्सेस 2020 का पेपर है, एकदम बेहतरीन पेपर आपके लिए है और आपको यहां से क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग और एकदम बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ते हैं, एकदम अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर भौतिक विज्ञान 2020 का है, सेट वन 346 एक्सेस आपके लिए है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिखेंगे और कॉपी कैसे लिखी जाती है ना उसका तरीका भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए खंड अ की बात करेंगे, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे गुरुजी, खंड अ की बात करें। खंड अ में देखिए क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। 1 का क देखेंगे क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या। आप लोग भी जवाब देते रहिए इसका अच्छी तरीके से कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है आपको बताना है, वेबर वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, कुलाम प्रति न्यूटन प्रति कुलाम। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि फाई बराबर क्या होता है ई इंटू ए से विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर है, देखिए, अथवा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम होता है। आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक 24 ओम प्रतिरोध वाले, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किसके रूप में, समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होगा। तो क्या होगा इसमें, आपको प्रतिरोध निकालना है तो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे आप इसमें देख रहे हैं फिगर में, ए और बी सी और ए सी, मतलब तीनों क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं, इनकी भुजाएं क्या हैं, समान है, ठीक है ना। इनकी भुजाएं क्या है, समान है। तो 9/2 ओम, 16/3 ओम, 12 ओम या 24 ओम। ध्यान दीजिएगा, ए बी और ए सी श्रेणी क्रम में, तब आर डैश बराबर 8 + 8 बराबर 16 ओम। तो यहाँ से ए बी 8 ओम, ए बी ए सी 8 ओम और ए बी सी क्या हो जाएगा 8 ओम। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी और ए सी श्रेणी क्रम में, तब आर डैश बराबर 8 + 8 बराबर 16 ओम, और तथा आर और बी सी समांतर क्रम में हैं, तब परिणामी प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/8 बराबर 1/16 प्लस 1/8 बराबर 3/16 आपका हो जाएगा। क्यों, कैसे हुआ, देखिए 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/r डैश। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी और ए सी, जो हमारा ए बी है और जो हमारा ए सी है, ये अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 16 ओम आपका आएगा। क्या आएगा, 16 ओम आएगा। तथा आर और बी सी समांतर क्रम में है, किसमें है, ये समांतर क्रम में है। तब परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/8 बराबर 1/16 प्लस 1/8 बराबर 3/16 आपका हो जाएगा, ठीक। अतः किन्हीं दो शीर्षों के बीच जो प्रभावी प्रतिरोध है हमारा R बराबर 16/3 ओम, कितना है 16/3 ओम आपका हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से, और आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना यार, और लास्ट तक जुड़े रहना है। एकदम बेहतरीन तरीके से चपुआ ट्रिक्स एकदम अच्छी तरीके से इसको भी सॉल्व करवा देंगे, जैसे आपका इंग्लिश का, हिंदी का हुआ और किसका होगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर आपका फिजिक्स का भी एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं, ठीक। यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में, किसमें, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, कितना, R बराबर कितना दे रखा है 100 ओम दे रखा है, XL बराबर 200 ओम तथा XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, और सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर कितना दे रखा है 100, R बराबर कितना दे रखा है, अगर देखेंगे प्रतिरोध 100 दे रखा है, और XL बराबर कितना दे रखा है 200 आपको दे रखा है। माना आरोपित वोल्टेज, क्या, आरोपित वोल्टेज तथा प्रवाहित धारा में कलांतर जो है फाई है, तब tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर बराबर 200 - 200/100 बराबर 0। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांति कोण बीटा हो तो क्या हो, यदि ध्रुवण कोण अल्फा हो और क्रांति कोण बीटा हो तो tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1, tan अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर 1, तो कॉट अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर 1। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, n बराबर 1/sin बीटा, जहां बीटा क्या है क्रांतिक कोण है, तथा n क्या है पदार्थ का अपवर्तनांक है। और बहुत ही अच्छा सेशन आपके लिए होने वाला है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हम बताएंगे यहाँ पर, और अच्छी तरीके से आप सभी लोग भी अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो n बराबर 1/sin बीटा बराबर, जहां बीटा क्या है क्रांतिक कोण है, तथा n क्या है पदार्थ का अपवर्तनांक है। अब बूस्टर के नियम से देखिए क्या हो जाएगा,
जाएगा n बराबर tan अल्फा। इस प्रकार tan अल्फा बराबर 1 अपान साइन बीटा और tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1 आपका हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अंगा की बात करें, क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। एक ही वेग से गतिमान, मतलब जो गतिमान है ना, एक ही वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित में से एक ही, मतलब कि यार एक ही वेगवा से गया होगा, गतिमान हो गई है, ठीक है ना, में से किस कण की द्विभौगोली तरंग दैर्ध्य, मतलब कौन सा कण है ना जिसकी द्विभौगोली तरंग दैर्ध्य है वो अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्त, किसी कण की जो द्विभौगोली तरंग दैर्ध्य है वो अल्फा बराबर क्या हो जाएगी, h/m/v, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, यदि किसी कण का वेग नियत हो तो क्या हो, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक ही वेग से गतिमान है आपका, तो ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से किस कण की द्विभौगोली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अधिकतम होती है। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और अल्फा कण की। तो आंसर क्या हो जाएगा, किसी कण की जो द्विभौगोली तरंग दैर्ध्य है लैम्डा बराबर क्या होती है, h/m/v होती है। तो यदि किसी कण का वेग नियत हो, क्या हो, यदि किसी कण का जो वेग है नियत हो तो द्रव्यमान जितना कम होगा, उसका द्रव्यमान जितना भी कम होगा ना, वो द्विभौगोली तरंग दैर्ध्य उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना। जितना द्रव्यमान उसका कम होगा और द्विभौगोली तरंग दैर्ध्य उसका ही कम होगा। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम द्रव्यमान है ना, वो न्यूनतम द्रव्यमान का जो द्विभौगोली तरंग दैर्ध्य है सबसे अधिक होगा, क्या होगा, सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है अगला, देखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग से आपतित प्रकाश की आवृत्ति v तथा निरोधी विभव v0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में और आपतित प्रकाश की आवृत्ति v। अब देखिए क्वेश्चन को आप देखना है सिर्फ, बहुत इसमें कुछ नहीं यार, एकदम बिल्कुल आपको डरना ही नहीं है। इसमें क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन मिलेंगे, बेहतरीन तरीके से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखना है और अच्छी तरीके से पढ़ते चलना है, ठीक है ना, पढ़ते चलना है, ठीक। चलिए, तो क्या कर रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति v और क्या दे रखा है, निरोधी विभव v0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है। क्या होती है, h/e/h v0/v, या आइंस्टीन के अनुसार क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू के मैक्स, या एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू 0 प्लस ई वी 0, ठीक है ना, इसका मान क्या हो जाएगा 0, और वी 0 बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एस न्यू 0, और वी 0 क्या हो जाएगा, h/v माइनस एच न्यू 0/e, ठीक है ना। अब देखिए एक समीकरण आपका क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर देखिए क्या हो जाएगा, वक्र की ढाल m बराबर क्या हो जाएगी, h/e तथा c बराबर माइनस एच बी 0/e, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अवतल लेंस क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे गुरुजी क्या कर रहा है, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा आपको देना है। क्या देना है गुरुजी, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा आपको देना है। तो कैसे लिखेंगे, अवतल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से आपतित होकर, कहाँ से, लेंस में से आपतित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु में से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। इसे बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको लिख देना है इसमें। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध आपको लिखना है। किसमें किसमें, रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध आपको लिखना है। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु t हाफ बराबर 0.6931 अपान लैम्डा तथा पदार्थ का जो औसत आयु है टाउ बराबर 1 अपान लैम्डा, अतः अर्ध आयु बराबर t हाफ बराबर 0.6931 इंटू औसत आयु टाउ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का अर्थ आपको समझाना है। किसको, प्रकाश वैद्युत कार्य का कार्य फलन का अर्थ आपको समझाना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस धातु पृष्ठ का प्रकाश विद्युत कार्य फलन कहलाता है और इस सामान्यतः W से प्रदर्शित करते हैं। किससे, W से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वाटहीन धारा, क्या वाटहीन धारा किसे कहते हैं, किसको, वाटहीन धारा किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन वाटहीन धारा तो क्या होती है, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या करा, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व L अथवा केवल धारिता C है, ठीक है ना, केवल धारिता क्या है, C है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि
शून्य है, यानी धारिता क्या है, शून्य है, तब परिपथ में धारा तो बहती है, परंतु औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है, अर्थात परिपथ में ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न जो आपके लिए है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, विभव प्रवणता की परिभाषा आपको देनी है। किसकी? विभव प्रवणता की परिभाषा आपको देनी है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, किसके? क्षेत्र की दिशा के अनुदिश वैद्युत विभव का मान क्या होता है? घटता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव परिवर्तन में बटे दूरी में परिवर्तन, विभव परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, यानी माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स, मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 2 के च की बात करेंगे। चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। किसको? चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। तो धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापा जाता है। किसमें? चल धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापा जाता है। यानी अतः धारा सुग्राहिता बराबर क्या हो जाएगा? यश आई बराबर फाई अपान आई बराबर एन ए बी अपान सी। क्या है यार? फाई अपान आई बराबर एन ए बी अपान सी, ठीक है ना। तो धारामापी की जो सुग्राहिता है एन कामा ए तथा बी का मान बढ़ाकर तथा सी का मान घटाकर बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। चलिए 3 के क की बात करेंगे और क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को देखना है, कहीं जाना नहीं आपको, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन देखिए। एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच जो कलांतर क्या होता है? इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र आपको लिखना है। किसका? प्रेरण प्रतिघात का सूत्र आपको लिखना है। तो एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R बराबर 0 तथा प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L बराबर 2 पाई FL। अतः धारा तथा वोल्टेज के बीच जो कलांतर होगा tan फाई बराबर XC माइनस XL अपान R। तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 माइनस XL अपान 0। तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इनफाइनाइट बराबर क्या होता है? tan फाई बराबर पाई बाई 2 या कलांतर फाई बराबर पाई बाई 2 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको निकालना है। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको निकालना है। तो दिया क्या है? फोटान की तरंग दैर्घ्य दिख रहा है, लैम्डा बराबर कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁷ मीटर। और फोटान की जो ऊर्जा दे रखी है जूल में, ई बराबर hc अपान लैम्डा दे रखा है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। एच का मान रख देंगे 6.67 × 10⁻34 इंटू आपको सी का मान रख देना है जो कि प्रकाश की चाल है आपकी, और लैम्डा बराबर आपको दे रखा है कितना? 5 × 10⁻⁷। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा 44.44 10⁻⁻19, ठीक है ना। जूल आपको निकालेंगे। उसके बाद अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.44 × 10⁻⁻19 बटे 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अगला, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो, क्या? यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रिज्म कोण ए तथा न्यूनतम विचलन कोण लैम्डा एम बराबर है, अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा एम। तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा एन बराबर साइन ए प्लस लैम्डा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एन बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 आपका हो जाएगा, यानी कि साइन ए अपान साइन ए बाई 2, यानी 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 कॉस ए बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे सारी चीजें आ रही है, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह तथा सत्ता सारणी बताइए। तो ये भी आपको क्वेश्चन करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है ना। नॉर गेट यानी यह गेट और गेट तथा नॉट गेट के संयोग से प्राप्त होता है। किससे किससे प्राप्त होगा? यह और गेट तथा नॉट गेट के संयोग से प्राप्त होता है। इसमें और गेट के निर्गत टर्मिनल वाई डैश को नॉट गेट के निवेशी टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर वाई आपको मिलेगा, ये आपका नॉट गेट है, ये आपका और गेट है। और गेट और नॉट गेट को जोड़ करके हमने क्या बनाया? एक नॉर गेट बनाया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए और बी
आपका यहाँ पर दे रखा है 0 0 और यहाँ पर वाई डी एस बराबर ए प्लस बी, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसको हम नॉट गेट में चेंज करेंगे तो इसके ऊपर क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ नॉट गेट में बदल जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। जब हम 0 और 1 देंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, फिर 1 को पलटेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 1 करेंगे तो 1 आएगा, इसको पलटेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 1 करेंगे तो 1 आएगा, इसको पलटेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक उत्तल लेंस था, अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर, क्या 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। क्वेश्चन देखने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जाना कहीं नहीं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक उत्तल लेंस था, एक अवतल लेंस के संयोजन से बने जो संयुक्त लेंस की जो क्षमता है P बराबर P1 प्लस P2 यानी कि 10 प्लस माइनस 2 यानी 10 माइनस 2 बराबर 8 डायोप्टर आपका आ जाएगा। ठीक। अब संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी दे रखा है F बराबर 100/P सेंटीमीटर में, तो F बराबर 100/8 यानी 25/2 बराबर 12.5 सेंटीमीटर। यानी अब देखिए यहाँ पर अवतल लेंस का जो सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से क्या हो जाएगा 1/12.5 बराबर 1/V माइनस 1/-25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे 4 के ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से, किसके, यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसका, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक आपको निकालना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए इसको निकालते हैं। मान लेते हैं माना व्यतिकरण संबंधी, जो हमारा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं व्यतिकरण संबंधी यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग क्या है। ध्यान दीजिएगा, माना कि यस एक क्या है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है कि माना यस एक रेखा छिद्र है। क्या है, मान लेते हैं यस क्या एक रेखा छिद्र है जिसे एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। तो इसे एक यस रेखा छिद्र के आगे दो रेखा छिद्र यस1 व यस2 हैं जो एक दूसरे के अति समीप डी दूरी पर यस के समांतर हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं माना द्विक रेखा छिद्र यस1 यस2 का लंबार्धक CO पर्दे से बिंदु O पर मिलता है तथा बिंदु P की O से दूरी x है। अतः रेखा छिद्र यस1 व यस2 से बिंदु P पहुंचने वाली तंत्रिकाओं के बीच पथांतर जो होगा यस2P माइनस यस1P आपका होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसका फिगर बना लीजिएगा, जो फिगर आपको दे रखा है। ठीक है ना। ये आपका ध्यान यस2 है, आपका ये यस1 है। ठीक है ना। छिद्र आपके दो हैं। ठीक, और यहाँ से प्रकाश आपको यहाँ जा रही है। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। अगला कुछ देखिए क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं माना यस1 से यस2 पर डाला गया जो लंब है यस1 ये है। तब बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच जो पथांतर होगा यस2P माइनस यस1P बराबर यस2A। डेल्टा यस1 यस2A तथा डेल्टा PCO समरूप त्रिभुज हैं। अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो यस2A अपान क्या हो जाएगा, यस2A अपान यस1 यस2 बराबर OP अपान CP आपका इससे आएगा। तो यस2A अपान यस1 यस2 बराबर OP अपान CO। सॉल्व करेंगे यस1 यस2 बराबर D, तो तब यस2A अपान D बराबर x अपान D। ठीक है ना। पथांतर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यस2A बराबर XT अपान D। अब केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई की स्थितियां होंगी, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पर होगा जहां व्यतिकरण क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, व्यतिकरण करने वाली प्रकाश तरंगिकाओं के बीच जो पथांतर होगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा होगा। अतः अधिकतम तीव्रता के लिए m बराबर 0 1 2 कामा आपको ये सारी चीजें हो जाएंगे। ठीक है ना। और xt बराबर क्या हो जाएगा, xt बराबर अपान d और m d। ठीक है ना। m लैम्डा, तो m अभी दीप्त फ्रिंज की बिंदु O से दूरी x बराबर m d लैम्डा अपान d। तो केंद्रीय फ्रिंज से जो अदित फ्रिंजों की स्थितियां हैं, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम उन स्थानों पर होता है जहां तरंगिकाओं के बीच जो पथांतर होगा लैम्डा अपान 2 कामा 3 लैम्डा अपान 2 कामा 5 लैम्डा अपान 2 होगा। न्यूनतम तीव्रता के लिए जो होगा XD अपान D बराबर m माइनस 1 अपान 2 लैम्डा, जहां m क्या है 1 2 3 आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो m भी अदीप्त फ्रिंज की जो बिंदु O से जो दूरी होगी आपकी क्या होगी मेरे प्यारे दोस्त, x बराबर m माइनस 1 अपान 2 D लैम्डा अपान D बराबर 2m माइनस 1 अपान 2 D अपान D लैम्डा अपान 2D। उपरोक्त सूत्र से m बराबर 1 पर प्रथम अदीप्त फ्रिंज, m बराबर 2 पर द्वितीय अदीप्त फ्रिंज का प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फ्रिंजों की चौड़ाई जो होगी आपकी दो क्रम
क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं तथा इसे W से प्रदर्शित करते हैं। यदि यमवी और यम प्लस वनवी दीप्त फ्रिंजों की जो केंद्रीय फ्रिंजों से दूरियां हैं क्रमशः यक्षयम तथा यक्षयम प्लस वन हो तो यक्षयम बराबर यम डी लैम्डा अपान डी तथा यक्षयम प्लस वन बराबर यम प्लस वन इंटू डी लैम्डा अपान डी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फ्रिंज की चौड़ाई ध्यान दीजिएगा W बराबर एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम बराबर W बराबर एम प्लस वन डी लैम्डा अपान डी माइनस एम डी लैम्डा अपान डी आपका हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो W बराबर डी लैम्डा डी अपान डी, अतः फ्रिंज की जो चौड़ाई आएगी हमें W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D के आएगी, अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई पर्दे की दूरी के समानुपाती होता है। W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपान डी, फ्रिंज की चौड़ाई के मध्य दूरी के व्युत्क्रम के अनुपाती होता है। ठीक है ना। चलिए 4 के ग की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा, एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है कि ज्ञात कीजिए। मतलब एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है तो ज्ञात करना आपको इसकी अर्धायु ज्ञात करना है। 3.5 दिन बाद इसकी अवघटित मात्रा निकालनी है। एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु टाउ बराबर 1 दिन, तब अर्धायु टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 टाउ, या टी हाफ बराबर 0.693 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसको दिन में चेंज करेंगे यानी 3600 इंटू 24 क्या हो जाएगा 5987.5.2 सेकेंड आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, 3.5 दिन में अर्धायु की जो संख्या होगी n बराबर कुल समय बटे कुल अर्धायु, यानी 3.5 बराबर 0.693 बराबर 5। तो अभिघटित जो मात्रा है n बराबर n01/2 की पावर n, यानी n बराबर n01/2 की पावर 5, यानी कि n बराबर 16 इंटू 1/32 बराबर 1/2 ग्राम आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है तथा क्षण चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यदि इस पर 0.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा आपको निकालना है। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा यम वेक्टर, यानी कि कैपिटल एम की पावर कैपिटल एम वेक्टर कैपिटल एम इंटू वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। सॉल्व करेंगे, साइन थीटा का मान और इसका मान रखेंगे 4.2 × 10⁻²। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वेक्टर एम बराबर क्या हो जाएगा 2 × 10⁻² एम्पियर मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अतः क्षण चुंबक की जो स्थितिज ऊर्जा है U बराबर -mb cos थीटा, U बराबर आपका हो जाएगा -mb को रखेंगे और यहाँ पर cos 0 डिग्री रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -9 × 10⁻² जूल। ठीक है ना। 4 के अंगा की बात करेंगे, 4 के अंगा, तो एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का जो रैखिक आवेश घनत्व है 10 × 10⁻8 कूलम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना। तो एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे चालक तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या हो जाएगी E बराबर 1/4πε0 × 2 λ/r। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तार का जो रैखिक आवेश घनत्व है लैम्डा बराबर 10.0 × 10⁻8 कूलम प्रति मीटर है। अतः तार से 2 सेंटीमीटर 2 × 10⁻² मीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको देखनी होगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 5 का की बात करेंगे, तो किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए। PQR तथा S 4 भुजाओं के प्रतिरोध हैं। ठीक है ना। तो किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी जो नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q बराबर R/S का सूत्र निगमन कीजिए। क्या करना है आपको, इसका सूत्र निगमन करना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो चलिए इसका सूत्र निगमन करते हैं और आपके लिए बेहतरीन तरीके से बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपके 4 प्रतिरोध लगाएंगे AB और BC और क्या CD और यहाँ पर AD। ठीक है ना। यहाँ पे R PQRS आपका 3 अज्ञात प्रतिरोध होंगे। तो बंद पास ABD में जो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो I1P - I2R बराबर 0 होगा।
क्या होगा I1P माइनस I2R अपान I2R बराबर 0, तो I1P बराबर I2R बराबर समीकरण नंबर 1। अब BCDB में जब लगाएंगे तो I1Q माइनस I2S बराबर 0, तो I1Q बराबर I2S आपका हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 और 2 में देखेंगे यहाँ पर तो I1P अपान I1Q बराबर I2 अपान R I2S, यानी P बाई Q बराबर R बाई S, अर्थात संतुलित होने की दशा में संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। यदि सेल तथा धारामापी की स्थितियों को आपस में बदल दे तो सेतु की संतुलन अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, 5 की बात करें, क्वेश्चन देखेंगे, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना। तो वैद्युत अनुनाद क्या होता है? जब किसी LCR परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होता है। किसमें? वोल्टेज की कला में होता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, क्या हो जाएगा यहाँ पर होता है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात XL धारिता प्रतिघात XC के बराबर होता है, तो अर्थात XL बराबर XC इसके वैद्युत अनुनाद कहते हैं तथा इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है ना। श्रेणी अनुनादी परिपथ की बात करेंगे कि सहायता से अनुनादी आवृत्ति, माना कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि Z बराबर अंडर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC आपका हो जाएगा, ओमेगा L बराबर 1 अपान ओमेगा C आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर LC बराबर 1 बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपान LC बराबर ओमेगा बराबर 1 अपान अंडर रूट LC आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा अपान 2 पाई कामा यह बराबर 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC आपका हो जाएगा। यह आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति है, जबकि LCR परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति होती है। परिपथ में प्रतिरोध की उसकी अनुनादी आवृत्ति F1 बराबर 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु परिपथ का प्रतिरोध बढ़ने पर उसकी अनुनादी धारा I मैक्स V अपान R कम हो जाता है। ठीक है ना। यह आपको जब 5 की बात करेंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको प्राप्त कीजिए। प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ आपको रखा है। ठीक है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, जबकि इसकी प्लेटों के बीच जो आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो प्लेटों के बीच जो परावैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है ना। तथा रखे परावैद्युत पट्टी में, ठीक है ना, पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A। प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र E0 दूरी D माइनस T में है तथा वैद्युत क्षेत्र E दूरी T है, अतः यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो विभवांतर V बराबर E0 D माइनस T प्लस ET आपका हो जाएगा। यहाँ से V बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A इंटू T आपका क्या हो जाएगा? V बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपान K। ठीक है ना। संधारित्र की धारिता होगी C बराबर Q बाई V आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपान K, अथवा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T प्लस T अपान K। ठीक है ना। चूंकि K का मान सदैव 1 से अधिक होता है, अतः प्लेटों के बीच जो प्रभावी दूरी D से कुछ घट जाती है, जिसमें धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है ना। यह आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? स्पष्ट आपको करना है। तो चलिए पहले अनुचुंबकीय पदार्थ को देख लेते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हम बताएंगे इसमें भी। ठीक है ना। तो प्रश्नों को सिर्फ आप देखते रहिए अच्छी तरीके से, बस और कुछ नहीं करना, आपका रिवीजन अच्छी तरीके से होता रहेगा। आप लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, किसमें? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में बहुत कम चुंबकित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों को अनुचुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक व सूक्ष्म, क्या धनात्मक सूक्ष्म यानी कि 10⁻³ से 10⁻⁵ होता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होता है। ताप बढ़ाने पर इसके अनुचुंबकीय यानी चुंबकीय प्रवृत्ति यक्सियम का मात्रा घटती है, मान घटता है। उदाहरण तौर पर Al, Na, एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ठीक है ना, PtCrUmN MgO2, कॉपर सल्फेट लोहे एवं निकिल के घोल हैं। ठीक है ना। आपका हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर
चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहुत कम चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसकी आपेक्षक चुंबकशीलता UR1 से कम होता है, ठीक है ना, 1 से कम होता है। इन पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति यक्ष्यम इस क्या हो जाएगा, लगभग कितनी होती है 10⁻⁵, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा, आपको लिख लेना x इज लेस देन -1 एंड यक्ष्यम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, तथा यक्ष्यम का मान इन पदार्थों के लिए ताप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। उदाहरण तौर पर देखेंगे Cu Ag Au C Sb Bi Zn NaCl H2O तथा अक्रिय गैस He NeAr Kr Xe etc तथा वायु आपका हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में प्रबलता से चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, और उदाहरण तौर पर देखेंगे FeCONI स्टील आदि, इसकी अपेक्षित चुंबकशीलता UR से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है ना, इसको आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इन पदार्थों की चुंबकशीलता प्रवृत्ति धनात्मक तथा बहुत अधिक, लगभग कितनी 10⁻³ से 10⁵ तक होती है तथा ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है ना। चलिए आगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस था, 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। तो किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी पर 25 सेंटीमीटर पर बने, इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। चलिए, ज्ञात है F0 बराबर 2 सेंटीमीटर, Fe बराबर 6.2 सेंटीमीटर, D बराबर 15 सेंटीमीटर, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट जिसकी अल्पतम दूरी VE बराबर D -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यानी कि बने तब नेत्र लेंस के लिए 1/Fe बराबर 1/BE माइनस 1/UE आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, सारे मान को रख देंगे। यहाँ पर मान क्या रखेंगे, 1/6.25 बराबर 1/-25 माइनस 1/UE। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको तो -5 सेंटीमीटर आएगा, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी आपका क्या हो जाएगा, V0 + UE, यानी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सॉल्व करेंगे V0 बराबर 15 - 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, सूत्र आपका क्या होता है, 1/FO बराबर 1/V0 माइनस 1/U0, यानी कि 1/2 बराबर 1/10 माइनस 1/U0। तो 1/U0 बराबर 1/10 माइनस 1/2, तो U0 का मान -10/4 आपका आ जाएगा, ठीक है ना, ये आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, और इसमें आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, U0 बराबर -2.5 सेंटीमीटर, तब जब अंतिम प्रतिबिंब अल्पतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर बने तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर -V0/U0 1 + D/Fe, यानी कि -10/2.5 1 + 25/6.25, यानी सॉल्व करेंगे -20, और ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है ना। खंड यह की बात करेंगे, यह में देखिए ध्यान दीजिएगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश वायु से 1.5 अपूर्णांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इससे निम्नलिखित में से प्रत्येक का तरंगदैर्घ्य एवं चाल ज्ञात करना है आपको, आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या हो जाएगा, हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए हाइगेंस ने परिकल्पनाएं की, क्या की कि जब किसी माध्यम में, क्या कह रहा है इसमें, क्या कहें, ये क्या कहें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहे हैं, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग निकलती है तो स्रोत से चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में यह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कंपन की समान कला में हो तो तरंगदार्ध कहलाता है। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगार्घ गोली होता है। स्रोत में बहुत अधिक दूरी पर तरंगार्घ लगभग समतल हो जाता है, ठीक है ना। तरंगार्घ पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंग सभी दिशाओं में निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं तथा ये भी माध्यम से प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती है, ठीक है ना। आगे, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं के अन्वालोप अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो यह अन्वालोप उस क्षण तरंगार्घ की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तरंगों के संचरण के इस सिद्धांत के अनुसार यदि तरंगों की चाल v बराबर है, चाल v है तो
t समय अंतराल के पश्चात तरंगार के प्रत्येक द्वितीय तरंगिकाओं v2 दूरी तय करती है। यह दिशा जिसमें तरंगदार आगे बढ़ता है किरण कहलाती है। समांग माध्यम में किरण सदैव तरंगार के लंबवत होती है। प्रश्नानुसार क्या देखेंगे, आपतित एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम और इसको जब चेंज करेंगे 6 × 10⁻⁷ मीटर होगा, n बराबर 1.5। तो आपतित प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपान m, जहां n क्या है, अपवर्तित प्रकाश का माध्यम कांच है। इसको सॉल्व करेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम आएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तथा अपवर्तित प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, b बराबर c अपान n बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5 बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। अब परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपान m, जहां n क्या है, परावर्तित प्रकाश का माध्यम वायु है। तो लैम्डा डैश बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम बटे 1, तो वायु के लिए n बराबर 1। तब परावर्तित प्रकाश की चाल b बराबर c अपान n, यानी कि आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो परावर्तित प्रकाश था अपवर्तित प्रकाश तरंगदैर्घ्य वह चाल भिन्न भिन्न होगी परंतु आवृत्ति अपवर्तित रहेगी। ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रकाश की जो आवृत्ति है f बराबर c अपान लैम्डा, यानी 3 × 10⁸ से 6 × 10⁻⁷ बराबर 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आपका होगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को आपको लिखना है। तो I तीव्रता तथा V आवृत्ति का प्रकाश जब W कार्य फलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों के बीच अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। जबकि आपतित प्रकाश की तीव्रता समान था, आवृत्तियां भिन्न भिन्न, आवृत्ति समान था, तीव्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर आइंस्टीन के समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या निम्न है। कौन कौन सी है, ध्यान दीजिएगा। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला आपको ये लिख देना है। दूसरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। पृष्ठ से सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ जाती है। यदि आगे क्या कर रहा है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से जो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। यही न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति है। देहली आवृत्ति का मान धातु के पृष्ठ की आवृत्ति पर निर्भर करता है तथा भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की सतह पर आपतन एवं सतह के इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होता है। अर्थात धातु की क्या कर रहा है, अर्थात धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यदि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं है सकते हैं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी अधिक क्यों न हो। इस प्रकार किसी समान तीव्रता के आपतित प्रकाश की आवृत्ति v का मान परावर्तित होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित होता है। अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है परंतु प्रकाश की विद्युत धारा नियत रहेगी। ठीक है ना। यदि किसी दी हुई समान आवृत्ति v के प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित की जाए तो धातु पृष्ठ पर प्रति सेकंड टकराने वाले फोटॉनों की संख्या उसी अनुपात में परिवर्तित हो जाएगा परंतु प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा hv ही रहेगा। अतः धातु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगा परंतु उसकी गतिज ऊर्जा E के उतनी ही रहेगी। 8 नंबर की बात करें, क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, मैक्सवेल यानी क्या है, एम्पियर के मैक्सवेल का संशोधन नियम बताइए था इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, किसी बंद समतल वक्र में अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरे पृष्ठ के गुजरने वाली कुल धारा के मान का μ0 गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर μ0 वेक्टर बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र था, n0 बराबर नियतांक है जिसे माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं, जहां I क्या है, बंद पास से होकर गुजरने वाला वैद्युत धारा है। और विस्थापन धारा क्या होती है, ध्यान से किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता नहीं है बल्कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र की धारा समतुल्य है जिसका प्रवाह तभी तक होता है जब तक कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तथा यह धारा उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जिस प्रकार में प्रवाहित होने वाली चालन धारा उत्पन्न करता है। अतः किसी परावैद्युत माध्यम में इस प्रकार उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। एम्पियर मैक्सवेल नियम की बात करेंगे, निम्नांकित चित्र की सहायता से विस्थापन की आवश्यकता आपको होगी। ठीक है ना, ये आपको कर देना है। क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर महसूस की जा सकती है कैसे, यहाँ पर कुंजी S1 S2 और यहाँ पर बैटरी आपका कुंजी है। जब इसमें करंट प्रवाहित करेंगे, जब कुंजी में जोड़ा जाता है तब परिपथ में धारा क्या होती है, I बहने लगती है।
तथा संधारित्र की प्लेटों पर आवेश एकत्रित होने लगता है, अतः धारा घटने लगती है तथा जब संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर बैटरी के विभव के बराबर हो जाता है तब धारा प्रवाहित नहीं होता है। जब यहाँ पर क्या करा है, जब संधारित्र आवेशित होता है तब पृष्ठ S1 से धारा प्रवाहित होता रहता है, जबकि S2 पृष्ठ से धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः पृष्ठ S1 के लिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डी एल बराबर म्यू 0 I, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोज्ड बी डी एल बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों समीकरण एक साथ सत्य ही नहीं हो सकते। इस विरोधी अवस्था को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने धारा विस्थापन की अभिधारणा को व्याख्या को इस प्रकार एम्पियर के नियम से संशोधित रूप निम्न है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 I प्लस आई डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। तो ए कामा बी कामा सी के मात्रक आपको निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे और तीसरा नंबर क्या निकालना है, ए बराबर 0, बी बराबर 0.6 और सी बराबर 0.8 मात्रक हो तो टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का गणना आपको करना है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या हो जाएगा कि परिणामों को दो रूप में प्रतिपादित किया गया जिन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम कहते हैं। जैसे प्रथम नियम क्या हो जाएगा, जब किसी परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो परिपथ में जो प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल ई बराबर कितना हो जाए, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा और यहाँ पर आपको इसको पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, और इसको भी आपको पूरा लिख लेना। तो ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।